हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस के द्वारा जो परीक्षा कराई जा रही है 22 से 23 दिसंबर 2024 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज आपकी ध्येय आईएएस की बहुत ही स्टैंडर्ड जो कोचिंग है, मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड इनके टेस्ट पेपर होते हैं और नए वाले पैटर्न पे पूरे टेस्ट पेपर है। जो आपका 11 फरवरी का पेपर हो चुका था, पेपर लीक हुआ था, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए नए तरीके से पूरे टेस्ट पेपर सेट किए गए। टेस्ट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया था, जिसकी वीडियो कल आ चुकी थी। पीडीएफ भी उसकी मैंने टेलीग्राम पे कल शाम में पोस्ट कर दी थी और इसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे विद एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगी। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, जो 7-8 दिसंबर 2024 का एग्जाम है, तो उसके लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज कराई है। लगभग 20 से 21 टेस्ट पेपर कराए हैं ध्येय आईएएस के। और उनके साथ अगर आप ये समीक्षा अधिकारी के पेपर भी करते हो तो जीएस का पैटर्न सेम होता है, लगभग सिलेबस भी सेम होता है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप दोनों ही चीजों को साथ साथ करते चलो। ये मत सोचना कि ये केवल समीक्षा अधिकारी में ही काम आएगा, ये पीसीएस में भी काम आएगा। ठीक इसी तरीके से जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले बच्चे, वो यूपी पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज को जरूर करें। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने उसको कवर किया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो के पहले क्वेश्चन से। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इसमें आपको मई 2024 का करंट अफेयर देखने को मिलेगा। कल वाले टेस्ट पेपर में अगस्त और सितंबर का देखने को मिला था। तो यहां पर आप देखेंगे पहला प्रश्न कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्देशन पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के बाद जल को 5 श्रेणियों में विभक्त किया था। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, कैग जो होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो भारत सरकार का होता है, अर्थात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनके द्वारा क्या था ना, पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल गुणवत्ता के परीक्षण के बाद जल की 5 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी में कहा कि अगर आपका पहली कैटेगरी यानी कि वर्ग नंबर ए पर है, ए लिस्ट का पानी है, तो इसका मतलब पानी पीने के लिए उपयुक्त है। अगर वर्ग बी का है तो स्नान, तैराकी और मनोरंजन के लिए उपयुक्त है। क्योंकि आप अक्सर देखोगे जहां पे अगर आप नहाने वाले पानी को यूज करते हो, इवन कि अपने बाथरूम में ही देख लो, हालांकि हमारा सप्लाई एक ही पानी से होता है, लेकिन फिर भी जो पानी टंकी होती है वो नहाने वाले पानी हमारे कभी भी पीने यूज नहीं होते हैं। और वर्ग सी में अगर हम बात करें तो पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य जो होते हैं। जैसे पारंपरिक उपचार का मतलब अगर आप उसमें किसी प्रकार का जो है कि केमिकल लगा के या किसी प्रकार के जो है कि जीवाणुओं का प्रवेश करा के अगर उस पानी को फिल्टर कर लेते हो, शुद्ध कर लेते हो, तो पीने योग्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वर्ग डी में अगर हम बात करें तो सिंचाई, औद्योगिक शीतलन और अपशिष्ट निपटान हेतु जो उपयुक्त जल होते हैं, उसकी कैटेगरी दोस्तों वर्ग ई वाली दी गई है, न कि डी। डी के अंतर्गत क्या है? वन्य जीव और मछलियों के लिए उपयुक्त जल। क्योंकि वन्य जीव जो होते हैं और जो मछलियां होती हैं, उनके लिए भी एक स्वच्छ जल की मात्रा चाहिए होती है, स्वच्छ और साफ सुथरा जल होना चाहिए, तो वो वर्ग डी में आता है। वर्ग ई में कौन सा आएगा? सिंचाई के लिए, औद्योगिक शीतलन के लिए, अपशिष्ट निपटान के लिए वर्ग ई वाला होगा। अर्थात सबसे खराब क्वालिटी का जल इसे मान सकते हो। आगे प्रश्न की बात करेंगे। कल ही मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम टेस्ट पेपर की सीरीज में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको पेपर का लेवल हार्ड देखने को भी मिलेगा। तो हार्ड होता जाएगा, मॉडरेट होता जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगा। हाल ही में खान मंत्रालय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश में खनिज उत्पादन के संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की गई है और उनके संबंध में सही उत्तर का चयन करना है। क्या कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश में खनिज उत्पादन 7.5% की वृद्धि पूर्व वर्ष की तुलना में हुई है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो पिछले वर्ष की अपेक्षा तुलना की जाती है तो 7.5% अधिक उत्पादन हुआ है इस बार। यह भी बात सही है। लौह उत्पादन मतलब लौह एस के उत्पादन में भारत विश्व का 4थे स्थान पे है, यह भी सही है। चूना पत्थर के उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है, यह भी सही है। और एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत का विश्व में 2रा स्थान हो चुका है, तो यह भी सही है। तो यहां पे देखोगे चारों ही स्टेटमेंट आपके सही है, 1 2 3 4, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से आप जरा बिल्कुल डायरेक्ट याद रख लेना कि लौह अयस्क में 4थे नंबर पे, चूना पत्थर में 3रे और एल्यूमिनियम में 2रे स्थान पर है। अब यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में एन्युटी से क्या तात्पर्य होता है? एन्युटी क्या होता है? एक तरीके से मॉडल भी होता है डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। लेकिन यहां पे आपका जो सही उत्तर होगा, किसी पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष एक या अधिक किस्तों में प्राप्त होने वाला भुगतान होता है, तो इसी को एन्युटी कहा जाता है। यानी एक तरीके से एनुअली तौर पर भी
भी कह सकते हो कि प्रतिवर्ष एक या अधिक किस्तों में प्राप्त होने वाला भुगतान होता है। अब जैसे मान लो सरकारी ऋण पत्रों पे जो ब्याज का भुगतान किया जाता है वो एन्युटी के रूप में हो सकता है। भाई सरकारी ऋण पत्र पे जो भी ब्याज का भुगतान होता है हर महीने के हिसाब से होता है और प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं, या फिर जो आप लोन लेते हो उस पर भी आप प्रतिवर्ष क्या होता है हर महीने जो है कि ईएमआई अपना फिलअप करते हो, तो इसी को कहा जाता है एन्युटी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो पहले आपको कुछ एग्रीकल्चर या फिर करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो एकदम बोर नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से आपको समझाते हुए चलूंगा। कृषि सखी योजना के संबंध में बात करते हैं। सखी का मतलब ही हो गया किसी महिला को फोकस किया जा रहा है और कृषि से संबंधित यानी कि एग्रीकल्चर में उनकी भूमिका पर बल दिया जा रहा है। यहां देखोगे पहले चरण में कृषि सखी योजना देश के 12 राज्यों में प्रारंभ की गई है, बिल्कुल सही। प्रथम चरण में 90,000 महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा भी आप देखोगे। तीसरे की अगर हम बात करेंगे, कृषि सखियां कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित परामर्श भी देंगी। अब जैसे बहुत सारे किसान हैं उनको जो है कि बहुत सारी जानकारियां नहीं होती हैं, तो कृषि सखी जो है 90,000 महिलाओं को पहले चरण में जब ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर किसी जगह की मिट्टी ऐसी है या जलवायु की दशा ऐसी है या पानी की स्थिति कम है तो वहां पे कैसी सिंचाई होनी चाहिए, वहां पे कैसी खेती होनी चाहिए, इसके बारे में किसानों को क्या करोगे आप जागरूक करोगे, किसानों को परामर्श दोगे, सलाह दोगे। तो ये कृषि सखियों का काम रहेगा। और कृषि सखियों को प्रतिमाह संसाधन शुल्क प्रदान करने के साथ साथ सालाना लगभग 60 से 80,000 रुपए तक की आय भी हो सकती है। तो यह भी बात सही। संसाधन शुल्क का मतलब एक तरीके से एक सैलरी दे दिया जाएगा, तो कि आप जगह जगह जाओगे, गांव गांव आप घूमने जाओगे, किसानों से मिलोगे, किसान आपके पास थोड़े आएगा, आपको जाना पड़ेगा किसानों के पास, किसान को समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे आपको फसल बोनी है। तो आपके जाने आने का जो खर्चा है, खाना पीना, हर एक चीज उसको देने के साथ साथ मंथली के बाद आप ईयरली भी 60 से 80,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा इनकम कर पाओगे। तो यहाँ पे चारों ही बातें सही है कृषि सखी योजना से संबंधित। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर पे, 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य तीव्र और त्वरित आर्थिक विकास की एक प्रमुख कमजोरी अधिक मतलब कि लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको शुरू भी किया गया था 17 सितंबर 2022 में, जिसका टारगेट था कि जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है इसके तहत कि हम तीव्र और त्वरित इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हमारी लागत है ना उसको बहुत तेजी से कम करने पे बात की जा रही थी। तो ये बात तो सही हो जाएगी। दूसरा, इस नीति का दृष्टिकोण त्वरित और समावेशी विकास के लिए देश में तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत कुशल, लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय रसद पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना था। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं। अच्छा, आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति शुभारंभ की गई थी ना, जब 2021 के बजट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मतलब बजट में जो है कि घोषणा की गई थी पीएम गति शक्ति मॉडल, तो उसी समय 2021 में पीएम गति शक्ति को शुरू किया गया था, जिसके 7 घटक थे इंपॉर्टेंट, जैसे रेलवे हो गया, विमान हो गया, पत्तन हो गया, जलमार्ग हो गया, लॉजिस्टिक हो गया। तो इन सभी पे फोकस करना था, उसी के तहत इस लॉजिस्टिक नीति को शुरू किया गया है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आधिकारिक तौर पे किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है? तो 2025 को। आप यहाँ पे देख सकते हो आरओ प्री 2023 थर्ड फेज का ये टेस्ट नंबर 13 है, लेकिन हमारे हिसाब से टेस्ट नंबर 2 चलेगा, क्योंकि अगर मैं टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 उठाता तो आपको लगता सर ये पुरानी करंट यानी पुराने पैटर्न पे, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने पीछे साइड से शुरू किया कि टेस्ट नंबर 16, 15, 13, 12 ऐसे करके हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे थर्ड फेज का मतलब जो 11 फरवरी के बाद नए पैटर्न पे एग्जाम हुआ है उसी को फॉलो किया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखोगे बाइलिंगुअल आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, कंपनी मामलों के मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2023-24 में नई स्थापित कंपनियों के संदर्भ में जारी आंकड़ों के संबंध में क्या कथन है? भाई कंपनी मामलों की जो मंत्रालय है उन्होंने 23-24 के अंतर्गत बताया कुछ नया नया आंकड़ा। क्या बताया उन्होंने आंकड़े में? कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश में कुल 1,85,312 नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ, बिल्कुल, जो किसी एक वर्ष में पंजीकृत होने वाली कंपनियों की अब तक की सर्वोच्च संख्या है। यानी प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ नई नई कंपनियां स्टैब्लिश होती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन अब तक का किसी भी वर्ष में सबसे अधिक पंजीकरण इसी बार हुआ 2023-24 में 1,85,312 कंपनियां। तो बिल्कुल सही है। और नई कंपनियों के पंजीकरण के मामले में शीर्ष 3 राज्य यानी सबसे अधिक पंजीकरण महाराष्ट्र में किसी कंपनी के हुए हैं, मतलब महाराष्ट्र में नई नई कंपनियां खोली गई। फिर उत्तर प्रदेश आता है सेकंड और थर्ड नंबर पे आता है दिल्ली। इन 3 जगहों पे सबसे अधिक कंपनियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दूसरा भी सही है। पंजीकृत कंपनियों में सबसे अधिक पंजीयन समुदाय, निजी और सामाजिक सेवा के लिए हुआ है, यानी लाभ के साथ साथ यहाँ पे
निजी जो प्राइवेट कंपनियां उसके रूप में ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो तीनों ही बातें आपकी सही हो जाएंगी, 1 2 3। तो हमारा उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है जहां पे बहुत अधिक कंपनियां खोली जा रही हैं। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जड़ों यानी रूट के संबंध में मूसला जड़ें जो होती हैं, टैप रूट्स, द्विबीज पत्रों में पाई जाती हैं, द्विबीज पत्री जो पौधे होते हैं, और अपस्थानिक जड़ें ये एक बीज पत्री पौधों में पाई जाती है। यानी कि जो मूसला जड़ें हैं क्या वो द्विबीज पत्रों में पाई जाती हैं? बिल्कुल सही बात है। और जो अपस्थानिक जड़ें ये एक बीज पत्री में पाई जाती है, तो यह भी बात सही है। दोनों ही बातें सही हैं। अच्छा, यहां पर देखा जाए जो मूसला जड़ें हैं ना, ये मुख्य रूप से मूलांकुर विकसित होकर मुख्य जड़ का निर्माण भी करते हैं। जो मूसला जड़ें होती है इनमें जो नए नए मूलांकुर निकलते हैं जड़ों के, तो उसके बाद ये एक मुख्य जड़ का निर्माण कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन से फल कटु फल यानी फॉल्स फ्रूट के उदाहरण हैं? तो जैसे अगर आप देखोगे, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, शरीफा हो गया, और साथ ही साथ आप इसमें ऐसे फलों का भी नाम रख सकते हो, अनानास हो गया, कटहल हो गया। ये सभी क्या होते हैं? फ्रूट, मतलब फॉल्स फ्रूट होते हैं, जबकि पपीता नहीं होता है। पपीता आपका इसमें शामिल नहीं होता। तो 1 3 4 अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का अयस्क नहीं होता है? तो सोडियम का अयस्क देखो, क्रायोलाइट होता है, चिली सॉल्ट पीटर होता है, ग्लोबल सॉल्ट होता है, लेकिन सिल्विन नहीं होता, क्योंकि सिल्विन जो अयस्क होता है ना मेरे दोस्त, वो पोटेशियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? पोटेशियम का होता है। ठीक है। अच्छा, एक और कमेंट में जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं पूछता हूं आप लोगों से प्रश्न, लेकिन आप लोग उत्तर नहीं देते हो, रिप्लाई नहीं देते हो। आपको लगता होगा कि मैं यूं ही पूछता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे प्रश्नों को पूछता हूं जो पढ़ाते समय मेरे दिमाग में अचानक क्लिक कर जाता है, कोई पीवाईक्यूज। तो उस पीवाईक्यूज को तुरंत मैं आपके सामने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रख देता हूं। अगर आपको नहीं पता होता है तो उसे तुरंत गूगल कर लिया करो, चाहे 1 मिनट के लिए क्लास को पॉज कर दो, लेकिन ऐसे प्रश्न जो पूछ रहा हूं उसको जरूर एक बार नोटिस कर लिया करो अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अब जैसे मैंने यहां पे पूछा है कि सिनेबार ये किसका अयस्क होता है, बता देना। ये पीवाईक्यूज में पूछे हुए प्रश्न हैं। आगे देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी मेरु रज्जु होती है, जो रीढ़ की हड्डी को एक तरीके से कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करना, शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, मस्तिष्क के आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इसका सेकंड और फोर्थ 2 काम तो होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करना, और मस्तिष्क के आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, 2 और 4। क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कहीं ना कहीं ब्रेन से कनेक्ट होती है, गर्दन के पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, और वहां से जितना भी नर्व सिस्टम से जो संकेत जाता है उन सभी का ये संवहन करता है, उद्दीपनों का। लेकिन शरीर का संतुलन बनाए रखना ये इसका काम है कि नहीं है? तो हम कहेंगे कि नहीं, ये इसका काम नहीं होता है। और शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना ये सब ब्रेन का काम होता है, स्पाइनल कॉर्ड का काम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों, अगर मैं इनकी बात करूं, शरीर का संतुलन बनाए रखना या फिर ऐच्छिक पेशियों के संकुचन नियंत्रण करना, 1 और 3 वाला जो ऑप्शन है ये आपके सेरेब्लम का काम होता है। किसका? सेरेब्लम। और सेरेब्लम कहां पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में पाया जाता है। और ये ब्रेन के कौन से भाग में होता है? अग्र या पश्च, ये आपको बताना है। मैं बीच बीच में हर एक क्वेश्चन आपको जो ड्रॉप करता हूं ना, छोड़ता हूं, तो आपके लिए होता है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको पढ़ा करो, उनको रिप्लाई किया करो। एक बार अगर आप कॉमेंट में रिप्लाई करोगे तो आपको याद हो जाएगा, अदरवाइज फिर आप केवल पढ़ोगे, सुनोगे, आगे बढ़ जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फास्फोरस वृक्कों में पथरी बनने से रोकता है? बिल्कुल नहीं, फास्फोरस नहीं, बल्कि दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है कि किडनी में किसी भी प्रकार की पथरी को बनने से रोकता है, तो ये गलत है। बाकी क्रोमियम इंसुलिन हार्मोन के कार्य को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन तंत्रिकाओं एवं पेशियों की उत्तेजनशीलता को कम करते हैं। बोरॉन हड्डियों के बनने में सहायता करते हैं। तो सी बी सी डी ये तीनों सही है, केवल पहला वाला गलत है। आगे देखते हैं, किसी विलयन की लवणता को मापने वाला यंत्र क्या है? यानी कि किसी विलयन में लवणता कितनी है, ये कैसे मापा जाएगा? तो सेलिनोमीटर से मापा जाता है। अच्छा, सैक्रोमीटर से क्या मापते हैं? शर्करा युक्त विलयन सांद्रता मापने के लिए, यानी कि कोई ऐसा विलयन जो कितना मीठा है कितना नहीं, इसकी मिठास को नापने के लिए सैक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन लवणता को हम लोग सेलेनाइन कहते हैं, तो सेलिनोमीटर से मेजर किया जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पे, चंद्रमा पर मानव का वजन 0 हो जाता है क्या? नहीं भाई, 0 नहीं होता, 1/6 हो जाता है। बल्कि किसी भी वस्तु का वजन जो पृथ्वी पर है उसका 1/6 कम हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो पृथ्वी पे कोई वस्तु 6 किलोग्राम की है, तो वो चंद्रमा पे जाएगी तो 1 किलोग्राम की हो जाएगी, 0 नहीं होता कभी भी। तो ये बात गलत हो गई।
चंद्रमा का मतलब चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 है, यानी कि 1/6 हिस्सा है, तो इसलिए वजन भी 1/6 हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। तो आर तो सही है, ए वाला गलत है। इट मीन्स कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए गलत है और आर सही है। समझ में आया दोस्तों? वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बात करेंगे, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर फैल जाता है भाई, फैल जाता है कि नहीं फैलता है? बिल्कुल फैलता है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। मिट्टी का तेल छोड़ो, सरसों का तेल भी फैलता है। और मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है जब लिक्विड के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के पास बहुत नजदीक रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पानी के घनत्व से कम है मिट्टी के तेल का घनत्व, तो इसका मतलब इसके अणु आपस में एकजुट नहीं है बल्कि थोड़े थोड़े दूर स्तर पे है, और दूर होने की वजह से वो पानी पे तैरने लगते हैं। अगर ये एक पास होते, संकीर्ण होते, यानी एकजुट रहते, तो ये भारी बन जाते और भारी होने के बाद पानी के नीचे चले जाते, ना कि उस पर तैरते। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो व्याख्या बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आगे देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में एंट्री करेंगे हम। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की असफलता के मुख्य कारण क्या थे? भाई फ्रांसीसी क्यों हार गए अंग्रेजों के खिलाफ? क्योंकि फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना, बहुत सारे कारणों से फ्रांसीसी अक्सर ब्रिटिश वालों से यूरोप में उलझ जाते थे और भी अलग अलग देशों में उलझ जाते थे। फ्रांसीसियों की अपेक्षा अंग्रेजी नौसेना का मजबूत होना, यानी इनकी जो नौसैनिक शक्तियां थी, जो समुद्री शक्ति थी, वो बहुत मजबूत थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों की बंगाल में विजय होना, चाहे वो प्लासी का 1757 का युद्ध देख लो या फिर 1764 का बक्सर का युद्ध देख लो। अंग्रेजी कंपनी का राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा अधिक उत्तम होना। बिल्कुल, फ्रांसीसी सेना में डुप्ले एक महत्वपूर्ण सेना नायक था, लेकिन उसको भी किसी कमी के कारण या किसी गलती के कारण वापस बुला लिया गया, जबकि अंग्रेजों के पास उस दौरान हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव जैसे महत्वपूर्ण सैनिक नेतृत्व थे, कॉर्नवालिस जैसे नेतृत्व थे, हालांकि तो बाद में आता है कॉर्नवालिस। तो ऐसे महत्वपूर्ण नेतृत्व के सामने फ्रांसीसी नेतृत्वकर्ता हार गए। तो ये चारों ही कारण यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 चारों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का एक प्रस्ताव पेश किया। और निम्नलिखित में से किन लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया? जरा पहले स्टेटमेंट पढ़ लो कि जब भारत का विभाजन हो जाता है 3 जून 1947 को, तो उस विभाजन को, जो माउंटबेटन योजना थी, उसको स्वीकार करने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया था वो आपके गोविंद वल्लभ पंत जी ने किया था। किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत जी ने। और कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया था? तो एक थे चौथराम मिटवानी और चौथे मतलब डॉक्टर किचलू। तो इन दोनों लोगों ने इसका विरोध किया था। हालांकि अबुल कलाम आजाद जी ने इसका समर्थन किया था, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक स्टेटमेंट भी यूज किया था कि भारत का विभाजन कांग्रेस की हार हो गई, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? इसका समर्थन किया। तो 2 और 3 ये स्टेटमेंट ऐसे होंगे दोनों लोग जिन्होंने इसका विरोध किया। इसके साथ एक आप और नाम यूज कर सकते हो, मिटवानी और डॉक्टर किचलू के साथ पुरुषोत्तम दास टंडन जी। इन्होंने भी भारत के विभाजन का जो माउंटबेटन योजना प्रस्ताव था इसका विरोध किया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। वॉरेन हेस्टिंग्स तथा अवध के नवाब के बीच बनारस की एक संधि हुई थी, इस पर विचार करते हैं। तो आप देखोगे कि यह संधि 1773 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। तो इसने बनारस के राजा के साथ संधि की थी, मतलब अवध के नवाब के साथ बनारस की संधि हुई। साथ ही साथ इस संधि के तहत इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में दे दिए गए। ध्यान से समझना, इस संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में वापस दे दिए गए। और ये कब छीने गए थे, याद आ रहा है आपको? जब भैया 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। एक हुई थी 12 अगस्त को और एक हुई थी 16 अगस्त को। इस संधियों के दौरान रॉबर्ट क्लाइव, जो कि क्या था, संधि करने वाला अंग्रेजी पक्षकार था, उसने क्या किया? अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद को छीन लिया था, ठीक है। लेकिन अब यही चीज उसे वापस करी जा रही है, मुश्किल से 10 साल बाद जो है। और कितने लाख रुपए में दोस्तों? 50 लाख रुपए में। यानी अवध के नवाब को पूरा भिखारी बना दिया गया था। आगे बात करेंगे, अवध के नवाब ने आवश्यकता पड़ने पर एक ब्रिगेड के लिए मासिक 2,10,000 रुपए देना भी स्वीकार किया। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। यदि नवाब रुहेलों के विरुद्ध कंपनी की सेना
की सहायता लेता है तो उसे कंपनी को 50 लाख रुपए देना होगा, ऐसा नहीं। जो रुहेलखंड के नवाब थे, ठीक है, जब इनका अवध के नवाबों से संघर्ष होता था तो अवध के नवाब को अगर अंग्रेजी सहायता चाहिए तो 50 लाख नहीं बल्कि 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके उसको सहायता मिलेगी अंग्रेजों की। तो यहां पर आप देखोगे चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो केवल 1 2 3 यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 1870 के दौर में संथालों के बीच खरवार या सफाहार आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व करता भागीरथ थे। यह आंदोलन प्रारंभ में एकेश्वरवाद और आंतरिक सामाजिक सुधारों पर केंद्रित था, परंतु बाद में यह आंदोलन राजस्व बंदोबस्त के खिलाफ हो गया, यानी कि कन्वर्ट हो गया। तो दोनों बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब पीसीएस के आप टेस्ट सीरीज मेरे साथ कर रहे थे तो बहुत सारे टॉपिक या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पढ़े थे लेकिन डाउट में रहते थे या उसमें जो है कि उलझन होती थी, कंफ्यूजन होता था, वो वाले प्रश्न थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे समीक्षा अधिकारी के टेस्ट पेपर में थोड़ा सा डीप नॉलेज को लेके पूछा जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें मेंस जैसा कोई पैटर्न नहीं होता, केवल ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है। रिटन फॉर्म का कोई मेंस नहीं होता, ऑप्शनल कुछ होता नहीं है, जहां पे एग्जामिनर को एक और मौका मिले आपको अच्छे से टेस्ट करने का। इसीलिए वो प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देता है। तो अगर आप इसकी भी टेस्ट सीरीज कर रहे हो और पीसीएस की भी कर रहे हो तो आपको दोनों तरीके से तैयार होने का मौका मिल जाता है कि पेपर फिर कैसा भी है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर किसने कहा था? जिस समय जनता में उत्साह और जोश चरम सीमा पर पहुंचने ही वाला था, ठीक उसी वक्त पीछे हटने का आदेश देना संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक महान दुर्घटना थी। ऐसा स्टेटमेंट यूज किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। हालांकि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने इसे क्या बताया? महान भूल बताया। क्या बता दिया था कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई, महान भूल बताया था। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मद्रास की संधि जो अप्रैल 1768 ईस्वी में हुई थी, इससे अंग्रेजी प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा और इस संधि की शर्तें एक भारतीय शासक द्वारा मद्रास के द्वार पर निश्चित की गई थी। तो मद्रास की संधि कब हुई थी आपको पता है? मैसूर और आंग्ल युद्ध जो हो रहा था, आंग्ल और मैसूर युद्ध पहला, जिसमें टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने संघर्ष किया था और इसमें हैदर अली जीत गया था और मद्रास की संधि हुई थी। लेकिन दोस्तों जो मद्रास की संधि थी ना, ये आपकी 1758 में तो हुई थी, लेकिन अगर आप देखोगे मतलब 1768 में नहीं, 1769 में हुई थी। ये मुझे बताना था आपको, अप्रैल 1769 में। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और इस संधि की शर्तें एक भारतीय शासक द्वारा मद्रास के द्वार पर निश्चित की गई थी, तो यह भी बात सही है, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, अर्थात ए गलत आर सही, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22। नेहरू और लियाकत अली, नेहरू मतलब आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे और लियाकत अली जो कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इनके बीच एक समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ? यह समझौता 8 अप्रैल 1950 को लाहौर में हुआ, यानी कि देश के आज़ाद होने के बाद हुआ। और इस समझौते के तहत दोनों देशों ने अपने अपने यहाँ अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया और इस समझौते के विरोध में नेहरू सरकार में उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा भी दे दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत है। क्यों? क्योंकि ये समझौता दोस्तों लाहौर में नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली यानी इंडिया में हुआ था। नेहरू और लियाकत अली के बीच हुआ था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे कश्मीर के शाहमीर वंश के संबंध में। कश्मीर में शाहमीर वंश का संस्थापक शाहमीर था, जिसने सुल्तान शमसुद्दीन की उपाधि धारण की थी, ठीक है। शिहाबुद्दीन को शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने संपूर्ण कश्मीर पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की तथा शासन का पुनर्गठन भी किया। तो दोनों ही बातें सही हैं। देखो संस्थापक जो है कि शाहमीर था, इसने शमसुद्दीन की उपाधि ले ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसने संपूर्ण कश्मीर पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, बल्कि इसी वंश का एक महत्वपूर्ण प्रतापी शासक था शिहाबुद्दीन, जो आगे चल के पूरे कश्मीर पे अपना प्रभुत्व स्थापित करता है और जितना भी छोटी छोटी इकाइयां थी उनको रीयूनाइट करके एक नया शासन करता है। तो दोनों बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी, इसलिए वास्तविक संस्थापक भी कहलाता है। जैसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, बल्कि इल्तुतमिश है, क्योंकि उसने पहली बार आके दिल्ली से सल्तनत चलाई और पूरी की पूरी व्यवस्था को एकजुट किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विदुषी महिला को बहादुर शाह जफर का पुरोगामी माना जाता है? तो वो हो जाएंगी आपकी जैबुन्निसा। जैबुन्निसा कौन है दोस्तों? औरंगजेब की एक बड़ी पुत्री है और ये दीवान माकफी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप नोट कर लेना, दीवान ए माकफी, इस नाम से ये क्या करती थी? जो शीर्षक से कविताएं लिखती थी, जैसे गुलरुखी के नाम से लिखता था,
सिकंदर लोदी। ठीक इसी प्रकार से दीवाने माफी के नाम से जैबुन्निसा ने भी कविताएं लिखती थी और ये औरंगजेब की बड़ी पुत्री थी। इसको बहादुर शाह जफर का पूर्वगामी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। शिशुनाग के द्वारा अवंती राज्य की विजय मगध साम्राज्य के लिए आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक सिद्ध हुई। बिल्कुल, शिशुनाग जो कि मगध साम्राज्य का शासक था और इसने अवंती राज्य की जब विजय की और मगध में इसको मिला लिया, तो ये बात तो फायदेमंद होगी। दूसरा, अवंती तथा वत्स पर अधिकार हो जाने से पाटलिपुत्र को पश्चिमी विश्व के साथ व्यापार वाणिज्य भारत के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। तो ये दोनों ही बातें सही हैं और व्याख्या भी सही है। अगर यहाँ पे बात कही जा रही है पश्चिमी भारत, तो एक तरीके से मान लो कि कुछ इस तरीके से जो है कि भारत का जो छोटा सा क्षेत्र है, इस तरीके से मैं अगर बनाऊं, तो यहाँ कहीं पे जो है कि पाटलिपुत्र था, ठीक है, मगध साम्राज्य था, इसने यहाँ पे वत्स को भी कंट्रोल में कर लिया और आगे चल के इन्होंने अवंती को भी कंट्रोल में कर लिया और यहाँ से एक पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने के लिए मार्ग भी इजीली प्राप्त हो गया। तो ये आपका पूरा स्टेटमेंट और व्याख्या सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे निम्नलिखित गुप्त शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार आपको सही बैठाना है। तो देखो, वैसे तो गुप्त शासकों में प्रमुख शासक कौन से होते हैं? चंद्रगुप्त होते हैं, समुद्रगुप्त होते हैं, कुमारगुप्त होते हैं, स्कंदगुप्त होते हैं, बहुत सारे शासक होते हैं। श्रीगुप्त उनका संस्थापक था। लेकिन यहाँ पे जो उनके लिस्ट दी गई है, हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा पुरुषगुप्त। कौन आ जाएगा? पुरुषगुप्त आएगा। फिर उसके बाद आएगा कुमारगुप्त द्वितीय आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा बुधगुप्त आएगा। कौन आ जाएगा दोस्तों? बुधगुप्त आएगा। फिर बालादित्य आएगा, यानी नरसिंहगुप्त बालादित्य आ जाएगा, ठीक है, बालादित्य। और लास्ट में एक और आएगा भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सती प्रथा का जिक्र मिलता है। एरण अभिलेख भानुगुप्त का है। तो इस आधार पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 सभी धर्मों और पंथों पर लागू होता है, तो ये केरल हाई कोर्ट ने कहा है। और इसी अधिनियम के तहत क्या होता है, गर्ल्स की मतलब लड़कियों की आयु तय की गई 18 वर्ष विवाह की न्यूनतम होगी और बॉयज यानी लड़कों की 21 वर्ष न्यूनतम आयु तय की गई विवाह के लिए। तो इसी अधिनियम को कहा गया है कि सभी धर्मों और पंथों पर लागू होता है। ये जरूरी नहीं है कि केवल हिंदू धर्म के लोग ही 21 और 18 वर्ष में विवाह करेंगे। इस्लाम के हो, जैन के हो, ईसाई के हो, धर्म पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, सभी धर्म के लोग 18 वर्ष पे लड़कियों की और 21 वर्ष पे लड़कों की न्यूनतम आयु पूरी होने के बाद ही विवाह कर सकते हैं। हालांकि ये जो अधिनियम था 2006 वाला, ये आपका नवंबर 2007 में लागू हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, परिसीमन आयोग के संबंध में। परिसीमन आयोग जो कि आर्टिकल नंबर 82 में है शायद, मतलब आयोग की अगर हम बात करें तो ये तो आयोग एक अधिनियम के द्वारा बना था। तो आर्टिकल 82 के तहत जो है कि प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाया जाएगा और उसके तहत था। तो मतलब 82 को ही मान सकते हो आप इसके लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को कानूनी शक्ति प्राप्त होती है, बिल्कुल सही, और इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, या बिल्कुल बात सही। जो आयोग ने कह दिया, जो परिसीमन कर दिया, जिस क्षेत्र की लोकसभा या राज्य विधानसभा की सीटों का इन्होंने फेरबदल कर दिया, फिर उस पर आप कोई भी क्रॉस वेरीफाइड नहीं कर सकते, ना ही किसी कोर्ट में चुनौती दे सकते हो, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखा जाता है, जिसमें केवल संसद द्वारा ही संशोधन किया जाता है, राज्य विधानसभा द्वारा नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहली लाइन तो सही है कि भाई रिपोर्ट को लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखा जाता है, परंतु इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी संशोधन संभव है ही नहीं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य विधान, संशोधन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला ही सही हो गया। समझ आ रही बात है आपको? विधि आयोग की बात कर लेते हैं भैया। तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ जी हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विधि आयोग एक गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है, जो कि विधि और न्याय मंत्रालय के तहत गठित होता है, सरकार के द्वारा। तो ये भी सही है। विधि आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, यह भी सही है। हालांकि अगर मैंने करंट अफेयर्स, मुझे याद है कि मैंने आई दृष्टि करंट अफेयर्स में 23वें विधि आयोग के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताया था, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 आपके जो है कि पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 5 आपके अंशकालिक सदस्य होते हैं। 22वें विधि आयोग की अगर हम बात करें, जिसका कार्यकाल 2024 में कंप्लीट हो चुका है, अगस्त 2024 में, कौन से थे? तो ऋतुराज अवस्थी जी थे, जो कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वो केवल 3 वर्ष का होता है। तो अब 23वें विधि आयोग के लिए अधिसूचना जारी की गई, लेकिन अभी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष का गठन नहीं हो पाया है। तो इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही बात है। राज्य धार्मिक मामलों से पूर्णतः अलगाव रखता है, तो देखो ये बात तो सही हो सकती है, लेकिन भारत के लिए सही नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो विचारधारा है ना, ये पश्चिमी विचारधारा है, यानी एक नकारात्मक विचारधारा है। कहने का मतलब है कि वहां पे राज्य क्या करता है, धर्म से संबंधित कोई भी काम नहीं करता है, ना ही तो धर्म का बढ़ावा देगा और ना ही धर्म में कोई अगर संघर्ष हो रहा है तो उसको रोकने का भी प्रयास करे, कुछ नहीं करता। लेकिन भारत में जो है वो धर्मनिरपेक्ष हमारा कैसा है, सभी धर्मों से सरोकार रखता है। अगर हमारे यहाँ रामनवमी मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है और इन पे छुट्टी दी जाती है, तो हमारे यहाँ ईद और बकरीद और रोजे पर भी छुट्टी मिलती है। हमारे यहाँ गुड फ्राइडे 25 दिसंबर पर भी छुट्टी मिलती है, हमारे यहाँ नव वर्ष पे भी छुट्टी मिलती है, हमारे यहाँ जो है कि गुरु नानक जयंती पर भी छुट्टी होती है और गुरु पूर्णिमा पर भी छुट्टी होती है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो धर्मनिरपेक्ष है वो सकारात्मक है, वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है, किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलता और ना ही धर्म को पीछे छोड़ता, बल्कि साथ लेकर आगे बढ़ता है। और यही हमारी धर्म नीति राजनीति कहलाती है। तो इसीलिए आर आपका गलत है, केवल ए सही है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें दोस्तों? अगर नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं और भी इसको और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों के जो फीडबैक आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ताकि हम और भी बेस्ट कर सकें आप लोगों के लिए। और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए 2026 तक पाबंदी लगा दी गई थी? तो 84वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 2001 में लाया गया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। आर्टिकल 26 जो कि आपका क्या होता है, धार्मिक अधिकार होता है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को कई अधिकार प्रदान किए गए जो इसमें एक शामिल नहीं है, इन चार में से। देखिए, धार्मिक और मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है, बिल्कुल सही। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है, यह भी सही है। अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार और प्रसार करना या धर्म सिद्धांतों को प्रकट करने का अधिकार है। देखो, पॉइंट तो ये भी सही है दोस्तों, लेकिन मेरे दोस्त ये आर्टिकल 25 में कहा गया है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, न कि 26 में, तो यही गलत हो गया। और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी है। तो कौन सा गलत हो गया? 32 का जो है कि आर्टिकल 26 में सी वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये आता है आर्टिकल नंबर 25 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद है और उनके प्रावधान। जैसे आर्टिकल 165 की बात करें तो ये राज्य का महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल 170 की बात करें तो विधानसभाओं की संरचना होती है। आर्टिकल 173 की बात करेंगे तो राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता होती है। और आर्टिकल 176 की बात करें तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं प्रोफेशनल प्रबंध को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी? तो ये आपका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद नंबर 43 ख में हो जाएगा, 43 बी, क्योंकि आपको याद होगा 97वें संवैधानिक संशोधन जो 2011 में किया गया था, उसके तहत सहकारी समितियों का प्रावधान जोड़ा गया था हमारे संविधान में। और इसमें एक और प्रोविजन जोड़ा गया था कि आर्टिकल नंबर 19(1)(c) के तहत भी आपको मूल अधिकार मिल गया, संघ बनाने का जो प्रावधान होता है वहीं पे सहकारी समिति भी। साथ ही साथ भाग की अगर हम बात करें तो भाग 9B को ऐड किया गया। तो ये बात समझ में आ गई सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे, कौन कौन से कार्य 24 जनवरी 1950 को हुए थे? तो भैया जब 24 जनवरी 1950 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो 2, 3, 4 तो हुए थे, लेकिन पहला नहीं हुआ था, क्योंकि राष्ट्रमंडल में जो भारत की सदस्यता का जो वेरिफिकेशन हुआ था, यानी कि सत्यापन जो कहा जा रहा है, ये हुआ था 1949 में। कब हो गया था? मई 1949 में, मई भी लगा लो, ठीक है। बाकी 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए थे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की नहीं है? तो यानी संसदीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं तो हैं। पहली, दोहरी कार्यकारिणी होती है, एक राष्ट्रपति के नाम से होती है, एक प्रधानमंत्री के नाम से। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लोकसभा के प्रति पूरी सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। वहीं दोहरी सदस्यता, क्योंकि जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो आपके विधायिका के भी सदस्य होते हैं। जितने भी सांसद होते हैं वो सारे के सारे विधायिका में तो बैठते ही बैठते हैं, साथ में सरकार के अंग भी होते हैं, जैसे गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, और भी अन्य मंत्री होते हैं जो कार्यपालिका के भी अंग होते हैं। तो दोहरी सदस्यता होती है। लेकिन राजनीतिक रूप से एक रूपता का अभाव, ये आपका जो होता है अध्यक्षात्मक शासन में होता है, न कि
संसदीय शासन में। तो सी वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, साइंस का एक प्रश्न है। जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, बिल्कुल सही। और जीवों में होने वाले समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में ही संपन्न होती है। जीव द्रव्य किसमें पाया जाता है? सेल में पाया जाता है। हमारी जो सेल होती है वो हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे सेल के मिलने से टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू के मिलने से हमारे बॉडी के ऑर्गन बनते हैं, जिसमें हाथ, पैर, मुंह, नाक, पेट, ये सभी चीजें बनती हैं। तो सेल हमारी सबसे छोटी इकाई होती है, और उस सेल के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे सेल वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म हो गया, जीव द्रव्य हो गया, फिर डीएनए हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, जो कि मैंने ये साइंस की घटनाचक्र शॉर्ट नोट्स में पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया है। तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको बहुत यूनिक कंटेंट आपको मिल जाएंगे, जो आपके यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बिहार पीसीएस, इन सभी के लिए यूजफुल क्लासेस हैं। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही है, व्याख्या भी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 38, किस शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का जल लाल रंग में दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ट्राइकोडिस्मियम एरिथ्रियम। इसको कुछ और नहीं बल्कि ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है दोस्तों। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये रेड कलर की होती है यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ का पानी लाल दिखता है, इसलिए इसको लाल सागर कहा जाता है। आगे बात करेंगे ग्लूकोज के संबंध में। ग्लूकोज को जीवों का सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ कहा जाता है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो ईंधन की कमी होगी, अर्थात फ्यूल की कमी होगी। जैसे इंजन को चलाने के लिए, किसी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, फ्यूल की, ठीक उसी तरीके से बॉडी को संचालित करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। और रुधिर में ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा सदैव होती है, इसलिए इसे रुधिर शर्करा भी कहा जाता है। और जब यही ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होने लगती है ब्लड में, तो हम कहते हैं कि ये डायबिटीज का पेशेंट हो रहा है। और जिसको कंट्रोल करने के लिए बीटा सेल, अग्नाशय से निकलने वाली बीटा सेल में इंसुलिन निकलता है, और वो इसको कंट्रोल करता है। पूरी चीजें साइंस में कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, तो इसीलिए दोनों ही बातें यहाँ पे सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 40, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करेंगे। उष्ण कटिबंध की बात नहीं हो रही जो 0 से 30 के बीच में होता है, बल्कि शीतोष्ण की बात हो रही जो 30 से ऊपर होता है। तो सामान्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं, बिल्कुल सही है। और यह आकार में अधिक विस्तृत होने के कारण, तो यह बात तो सही है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में अधिक विनाशकारी होते हैं। नहीं मेरे दोस्त, ये विनाशकारी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि विनाशकारी होने का मतलब है कि इनके बीच में जो पवन की जो गति होती है ना, वो फास्ट होनी चाहिए। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जो वायु की गति होती है वो कम होती है, लेकिन इनका जो विस्तार होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र में होता है। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो कि दूसरा तो गलत हो गया, पहला सही हो गया। यानी इनकी गति जो होती है वो विनाशकारी नहीं होती, कम होती है। और हालांकि इसके लिए आप क्या पढ़ सकते हो? तो इसके लिए आप पढ़ सकते हो तपस्या नोट्स के, हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स, जो मैंने बहुत डिटेल में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां पे सारी चीजें पढ़ेंगे कि जेट स्ट्रीम क्या होती है, चक्रवात क्या होते हैं, वायु क्या होती है, पवन क्या होती है, कैसे काम करती है, सभी चीजें। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूल चट्टानों से रूपांतरित होकर बनने वाली चट्टानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं। जैसे ग्रेनाइट अगर कन्वर्ट होगी रूपांतरित में तो नीस बनाएगी। बालुका पत्थर की बात करेंगे तो दोस्तों ये स्लेट नहीं बनाता, बल्कि क्या बनाता है? बालुका पत्थर संगमरमर बनाता है। चूना पत्थर भी आपका संगमरमर बना देता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। बालू का पत्थर दोस्तों स्लेट नहीं बनाएगा, बल्कि क्वार्टजाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? क्वार्टजाइट, मोनोजाइट, ये सब होता है। चूना पत्थर संगमरमर, और कोयला आपका ग्रेफाइट बनाएगा। तो स्लेट किससे बनता है भैया? स्लेट भी तो एक रूपांतरित चट्टान है। तो स्लेट बनता है आपके सेल से, सेल या सेल कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला गलत था। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट केवल मनुष्य के रुधिर में पाया जाता है। केवल वर्ड यूज कर रहा है, और वो भी केवल मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है। तो आप कह सकते हो बिल्कुल सर, ब्लड प्लेटलेट्स हमारे मनुष्य में ही पाए जाते हैं, और इनकी संख्या 1 घन मिलीलीटर रक्त में 3.5 लाख होती है। तो ये ज्यादा दे दिया, केवल 3 लाख तक होती है, यानी एवरेज। 2-4 हजार आगे पीछे कर लो, 50 हजार तो बहुत हो गया, तो ये गलत हो गया। और इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बिल्कुल, चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे आरबीसी हो, या फिर डब्ल्यूबीसी, तीनों का ही निर्माण किसमें होता है? बोन मैरो में, जो हड्डी के अंदर। जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन होंगे तो आपने जब भी नॉन वेज के रूप में चिकन या मटन खाया होगा, तो एक हड्डी होती है, और हड्डी के अंदर एक जो मांस होता है, ठीक है, उसी को बोन मैरो कहा जाता है। और उसी बोन मैरो में आपके प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब निर्मित होते हैं। और इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है, यह भी सही है। तो दूसरा गलत है, बाकी 1, 3, 4 सही है, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आगे है भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल आदि को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? तो इस विधि को कहते हैं प्रभाजी आसवन। क्या कहते हैं? प्रभाजी आसवन, या फिर इंग्लिश में अगर आप सुनना चाहोगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? देखो, दो परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि अगर आपने किसी परिवर्तन के द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया तो वह पुनः अपने पुराने वाले स्वरूप में वापस नहीं आ सकती। जैसे अगर मैं कहूं कि मोमबत्ती का जलना, एक बार मोमबत्ती जल गई तो वो वापस मोमबत्ती के रूप में नहीं आएगी। कच्चे फल का पकना, अगर एक बार फल पक गया है तो आप ऐसा नहीं है कि वापस जो है कि उसे कच्चा कर दोगे, वो वापस उस स्थिति में नहीं आएगा। दूध का फटना, दूध अगर फट गया पनीर के रूप में या छेना के रूप में या दही के रूप में तो वापस दूध नहीं बन सकता। ऑक्सीजन से ओजोन का बनना, एक बार ऑक्सीजन से अगर ओजोन बन गई तो वापस नहीं आएगी जब तक कोई विघटन नहीं होगा। लेकिन जल से बर्फ का जमना, भाई बर्फ को जो है कि गर्म कर दो तो वो वापस जल बन जाएगा। तो ये कैसा हो गया? ये भौतिक परिवर्तन हो गया। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब हो गया जो अपने स्वरूप में वापस आ सकता है, लेकिन रासायनिक में ऐसी कोई संभावना नहीं होती है। तो 1, 2, 4 यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 45, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। बिल्कुल सही, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम हो जाता है, और जिसके बाद क्या होता है, पेन के अंदर जो इंक होती है उस पे बाहर से दाब ज्यादा लगने लगता है, इसकी वजह से वो बाहर निकलने लगती है। इसीलिए दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ ने AD-1 जो समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर मिसाइल है, इसका परीक्षण किया है, और यह कितनी किलोमीटर रेंज वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है? तो अगर इसको हम देखें तो 5000 किलोमीटर तक की क्षमता रखती है। आगे बात करते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संबंध में, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने जो बात की है, तो अगर हम बात करें इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2004 के तहत की गई है, तो नहीं, इसकी स्थापना मानक अधिनियम जो है 2006 के तहत की गई है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो पहला ही गलत हो गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार इसके कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है, बिल्कुल सही। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण का मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो मेरे भाई बेंगलुरु में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिर यह मानव उपयोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 और 3 गलत हैं, और यहाँ पे पूछ क्या रहा है कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 3 आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 48 को, एक लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर ले जाएं तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि चाहे पृथ्वी से ऊपर ले जाओ चाहे पृथ्वी तल से नीचे ले जाओगे तो वहां पे ग्रेविटी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ऐसे में क्या होगा, इसके पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी, यानी कि स्लो चलने लगेगी। नेक्स्ट है, भंडारण की दृष्टि से चांदी का सबसे अधिक भंडार पेरू में है, बिल्कुल सही। पेरू के बाद ऑस्ट्रेलिया आता है और चाइना आता है। और उत्पादन की दृष्टि से मैक्सिको विश्व का सबसे नंबर 1 स्थान पे आता है, कि जहां पे सबसे अधिक उत्पादन होता है चांदी का, तो ये भी सही है। दूसरे पे चीन है, तीसरे पे पेरू है, तो दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा विभिन्न मदों में होने वाले खर्च का सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो आपको अगर पता है इस बार के बजट में जो मैंने आपको बताया था, सेंट्रल बजट पढ़ाया था बहुत डिटेल से, तो केंद्र प्रायोजित जो योजना है उसमें तो 8% खर्च हो रहा है, ब्याज भुगतान में हमारा 19% खर्च हो रहा है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में हमारा 9% खर्च हो रहा है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा हमारा 21% खर्च हो रहा है। तो इसी के आधार पर आप जो क्रोनोलॉजी लगाओगे तो बी हो जाएगा सही। रुद्रम M2 मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्या है, 29 मई 2024 को ओडिशा तट से सुखोई 30 Mk-1 विमान से इसका सफल परीक्षण किया गया, ये सही है। जबकि ये हवा से हवा नहीं दोस्तों, बल्कि ये हवा से सतह पे मार करती है। कहाँ पे करती है? हवा से सतह पे मार करती है, इसलिए तीसरा वाला इस्तेमाल जो स्टेटमेंट है वो गलत है। और ये तरल प्रणोदक नहीं होती दोस्तों, बल्कि ये ठोस प्रणोदक होती है, यानी कि ठोस ईंधन वाली है ये। ठीक, तो यहाँ पे बी वाला ही केवल सही होगा, और सी और डी गलत है, ए भी गलत है, क्योंकि इसको भारतीय रक्षा एरोस्पेस ने नहीं बल्कि डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। लिग्नोसैट से आप क्या समझते हो? लिग्नोसैट क्या होता है? तो ये लकड़ी द्वारा निर्मित दुनिया का प्रथम सैटेलाइट है जिसे जापान ने बनाया है।
आगे बात करेंगे एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान में कौन सा कथन गलत है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पे नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पे नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया और इस अभियान का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। तो यहां तक तो देखो सारे स्टेटमेंट सही हैं। आगे है जो चौथा स्टेटमेंट गलत है, वो क्यों गलत है ये आपको समझना होगा। तो क्यों गलत है भैया, पढ़ लेते हैं इसको भी। इस अभियान के तहत सितंबर 2024 तक 80 करोड़ और मार्च 2025 तक 160 करोड़ नहीं बल्कि 140 करोड़ पौधे लगाने हैं। तो इसलिए डी वाला गलत हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 पे देखते हैं अभ्यास तरंग शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अभ्यास तरंग शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया। सही है। और इस अभ्यास में 10 देशों यथा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूके और अमेरिका हिस्सा लेंगे। तो ध्यान देना कि ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। आगे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में कौन सा कथन असत्य है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 180 देशों में 159वां है जो कि अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। सही है। पिछले वर्ष के मुकाबले भारत ने इस वर्ष 2 अंकों का एक सुधार भी किया है, यह भी सही है। और इस सूचकांक में अंतिम पायदान पर इरिट्रिया है, यह भी सही है। इस सूचकांक में भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भारत से बेहतर स्थिति में है। नहीं मेरे दोस्त, बल्कि उसकी रैंकिंग तो 165वीं आ रही है, तो वो कहां से बेहतर हो गया, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आप इसे पढ़ोगे, अग्नाशय या पैंक्रियाज एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो तो ठीक है, लेकिन ये बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है, अर्थात एक तरीके से मिश्रित ग्रंथि हो गई और इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्योंकि अग्नाशय आपकी एक मिश्रित ग्रंथि है, न कि केवल अंतःस्रावी। वो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ही है। बाकी स्टेटमेंट सही है। जैसे इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसमें जिंक उपस्थित होता है। इंसुलिन अग्नाशयी कोशिका गुच्छा की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, बिल्कुल सही। और डायबिटीज इंसिपिडस से ग्रसित व्यक्ति में वैसोप्रेसिन का स्राव कम होता है, यह भी सही है। तो बी सी डी सही है, केवल ए वाला गलत है। मस्तिष्क की विभिन्न कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहां पर बात करेंगे कि कौन सा सही है। थैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है जो संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो यहां पर ध्यान देना कि संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण नहीं करता, बल्कि गर्म लगना, दर्द होना, ठंडा लगना, इस तरीके की फीलिंग्स की बात करता है वो। तो ये बात गलत हो गई। हाइपोथैलेमस मध्य मस्तिष्क का भाग है जो पीयूष ग्रंथि का नियमन करता है। तो देखो मध्य मस्तिष्क का भाग ही नहीं है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है हाइपोथैलेमस। सेरेबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग है जो उपापचय व रक्तदाब का नियमन करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ ये सही है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मध्य मस्तिष्क का भाग है जो दृष्टि व श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है। तो डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 58। यहाँ पे कुछ विटामिन है और उनकी कमी से होने वाले रोग है। जैसे निकोटिनेमाइड से होने वाला जो रोग होता है उसे कहते हैं 4D सिंड्रोम। फोलिक एसिड से होने वाले रोग को हम कहते हैं एनीमिया। और साइनोकोबैलामीन से होने वाले घातक एनीमिया और बायोटीन B7 इससे होता है गंजापन, दाद, खाज, खुजली, इस तरीके की होती है, फंगस से होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। इसमें 12 जोड़ी मस्तिष्क या कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। दोनों सही है यहाँ पे, मतलब ये स्टेटमेंट। तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई न्यूरॉन कहलाती है, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। तो ये भी मैंने घटनाचक्र शॉर्ट नोट्स में बताया था कि न्यूरॉन किसे कहते हैं। जो आपकी नर्व सिस्टम होती है वहां पे न्यूरॉन होती है एक लंबी सी, और उसमें डेंड्रॉइड लगे होते हैं जो क्या करते हैं, संकेतों का रिसीविंग करते हैं और एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका तक पहुंचाते हैं, और फिर उसी तरीके से ब्रेन तक पहुंचती है बहुत तेजी से, और फिर वहां से तुरंत आपको रिप्लाई मिलता है कि आपको ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। तो ये हो गया 59 का सी ऑप्शन। आगे बात करेंगे 60। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मानवों में विषाणुओं के द्वारा होता है। तो देखिए एक तो ट्रैकोमा होता है और एक हर्पीज होता है, ये दोनों वायरस के द्वारा होता है। जबकि गोनोरिया की बात करेंगे तो ये जीवाणु से होता है दोस्तों। और ट्रिप्नोसोमा की बात करेंगे तो ये भी जीवाणु से होता है। तो यहाँ पे विषाणु वाला जो पूछ रहा है 2 और 3, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसे 1983 में इनको सम्मानित किया गया था। आगे प्रश्न है जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा एक मिलियन प्लस सिटी नहीं है। तो गांधीनगर नहीं है, जबकि नागपुर, मेरठ और जयपुर है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियरा लियोन, होंडुरास, पनामा, ग्वाटेमाला। उपयुक्त देशों में से कौन से मध्य अमेरिका में स्थित हैं? मध्य अमेरिका में कौन सा स्थित है? तो देखो, पनामा भी है, ग्वाटेमाला भी है, होंडुरास भी है, लेकिन सियरा लियोन नहीं है, क्योंकि सियरा लियोन कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। किसमें? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी IMF में भारत के मतदाता क्षेत्र में सम्मिलित है? तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो इसमें आपका आ जाएगा भूटान हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा और हो जाएगा आपका बांग्लादेश, लेकिन नेपाल इसमें नहीं शामिल है। फिर आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह पूर्णतः विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही। और इसके दक्षिण में कारपेंट्रिया की खाड़ी अवस्थित है, तो नहीं मेरे भाई, इसके दक्षिण में कारपेंट्रिया की खाड़ी नहीं है, बल्कि इसके उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी। कहां पे? उत्तर में। कहां मिलेगी आपको गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया? अगर आप देखोगे ग्रेट बैरियर रीफ का जो लोकेशन है ना, उसके जस्ट बगल में जो ऑस्ट्रेलिया में गड्ढा टाइप का बना हुआ है, उसी को कहा जाता है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। और इसका मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है, बिल्कुल सही। और आयर झील यहां अवस्थित है, बिल्कुल, लेक आयर यहां पे बहुत फेमस झील मानी जाती है। तो बी वाला गलत था, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे संस्थान है और यहाँ पे मुख्यालय है। अगर हम बात करें NHPC का, तो ये फरीदाबाद हो गया, NTPC नई दिल्ली, ONGC देहरादून, लेकिन IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये गांधीनगर नहीं, ये भी कहां पे हो जाएगा? न्यू दिल्ली में हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जाति वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव की समाप्ति, कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। ये जो दोनों प्रावधान किए गए थे, ये कौन से चार्टर अधिनियम में किए गए थे? तो ये आपका हो जाएगा, जो सही आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें ये दोनों प्रावधान कर दिए गए थे। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है दोस्तों, कंपनी का जो अधिकार था वो 20 वर्ष के लिए तो बढ़ाया गया था 1813 में, न कि 1833 में। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अरीय प्रतिरूप के समूह को दर्शाता है? नर्मदा, सोन, महानदी। क्योंकि एक अमरकंटक चोटी से निकलती है, नर्मदा इधर, सोन इधर और महानदी इधर तरफ से निकल जाती है, तो ये अरीय प्रतिरूप दिखाता है। नेक्स्ट है, संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता का आधार नहीं है। कौन से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर तो आप अयोग्य हो सकते हो, लेकिन एक आधार ऐसा है जिसपे आप अयोग्य नहीं होगे? पढ़ते हैं, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ के पद पर है तो अयोग्य हो जाएगा। यदि व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए तो भी अयोग्य हो जाएगा। यदि व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया तो भी अयोग्य होगा। लेकिन यदि वह निवारक निरोध अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है तो उस पर केस चलेगा, कार्रवाई चलेगी, जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती। अगर उसे 2 वर्ष से 2 से अधिक वर्ष की सजा मिलेगी तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन ये केवल और केवल इसे हिरासत में ले लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो अयोग्य हो गया, वो संसद का सदस्य बना रहेगा। बाकी 3 जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसके आधार पर हट जाएगा। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक कार्लाइल सर्कुलर नाम का एक आदेश पत्र सरकार के द्वारा जारी किया गया था, जिसका क्या उद्देश्य था कि छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से रोकना था। एक तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की बात की जा रही थी यहाँ पे। आगे बात करेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक, APEC, एपेक का सदस्य नहीं है? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा आपका कंबोडिया, जबकि इंडोनेशिया, सिंगापुर, ताइवान ये सभी एपेक के सदस्य हैं। अगर मैं एपेक के सदस्यों की बात करूं तो वर्तमान में 21 सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य नहीं है। नवपाषाण काल में मेगालिथ की पहचान की जाती थी, जिसको मेगालिथ को हम लोग महापाषाण भी कहते थे, लेकिन ये महापाषाण काल की बात नहीं हो रही है, बल्कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में होता था, जो उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, उसको महापाषाण कहा जाता है। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, विद्युत जनित्र जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आगे देखते हैं, वह युद्ध जिसमें अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया तो वांडीवास का युद्ध था। जो कब होता है वांडीवास का युद्ध? ये होता है आपका 1760 में, और ये कोई और युद्ध नहीं था बल्कि तीसरा कर्नाटक वॉर था, जिसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जानते हैं, कर्नाटक वॉर के नाम से। अंबूर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वो साउथ में हुआ था 1749 में, जो कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए क्षेत्रीय राजाओं के बीच में संघर्ष हो रहा था, जिसमें एक का समर्थन अंग्रेज कर रहे थे और एक का समर्थन फ्रांसीसी कर रहे थे। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो अंबूर का युद्ध था ये आपके सेकंड कर्नाटक वॉर का ही एक हिस्सा था। बेदरा के युद्ध की बात करें तो 1759 में डचों को बाहर कर दिया अंग्रेजों ने इस युद्ध के माध्यम से।
आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक एस्पिरिन का साधारण नाम है। एस्पिरिन जो कि एक पेन किलर होती है, तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो भैया भारत विभाजन की जो माउंटबेटन योजना आई थी वो आई थी 3 जून 1947। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था ये किया गया था 2 सितंबर 1946 को। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मुस्लिम लीग के द्वारा सेलिब्रेट की गई थी 16 अगस्त 1946 को। तो अब ये मैंने तीनों पीरियड बता दिए, तो इस आधार पे आप 3 2 1 लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर है आपका 86। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य है, मतलब कौन मछली है। तो देखा जाए तो डॉग फिश। डॉग फिश को ही हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं पता है आपको, शार्क कहते हैं दोस्तों, इसी को शार्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। देखो रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की, डोरंट लाइन भारत अफगानिस्तान, पाक जलडमरू मध्य भारत श्रीलंका, तो तीनों ही सही है, मतलब उपरोक्त सभी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मिश्र धातु और संगठन। देखो कांसा के लिए ताम्र और टिन का मिलाना जरूरी है। डच मेटल के लिए ताम्र और जस्ता होना चाहिए, बस निकेल की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। गन मेटल के लिए ताम्र टिन और जस्ता तीनों होंगे, तो 1 और 3 सही हैं, बाकी दूसरा गलत है। और यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो केवल दूसरा। जब नदियां अपरदन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो इनके द्वारा निर्मित जो मैदान होता है उसे संप्राय मैदान कहते हैं। यानी आधार तल का मतलब होता है अब उसके नीचे वो पत्थरों को या पठारों को नहीं काट पा रही हैं। जैसे दक्षिण भारत की नदियां क्या है, अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, अब उनके पास उतनी ताकत नहीं कि वो और पत्थरों को काटें, अपरदन करें, तो वहां पे जो भी मैदान का निर्माण होगा उसे संप्राय मैदान कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब किसी मंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करता है, चाहे वो सरकार के पक्ष का हो या विपक्षी दल का हो, तो उसे निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे ज्वालामुखी और यहाँ पे देश हैं। जैसे पेरिक्यूटिन की बात करें तो पेरिक्यूटिन आपका मैक्सिको में है। कोटोपैक्सी की बात करें तो ये इक्वाडोर में है। सबनकाया की बात करें तो ये पेरू में है। किनाबालू की बात करें तो ये मलेशिया में आता है, तो बी ऑप्शन हो गया। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया, यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, तो इनमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ हो सकता है। तो ये हो जाएगा एड्रीनेलिन। इस हार्मोन को अगर हम देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर कम होने की जगह बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। यहाँ पे पर्वत की श्रेणियां और यहाँ पे पर्वत के प्रकार हैं। अगर आप देखोगे आल्प्स पर्वत क्या है, एक फोल्डेड माउंटेन है जो कि यूरोप के लगभग 7-8 देशों में विस्तृत है, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, यहाँ पे विकसित है। वॉजेस की बात करेंगे तो ये व्रंसोत पर्वत है जो कि फ्रांस में स्थित है। विंध्य की बात करेंगे तो ये रेजिडेंसी पर्वत है, जैसे अरावली, विंध्य, ये सब भारत में आते हैं। फ्यूजियामा की बात करें तो ये ब्लॉक पर्वत नहीं दोस्तों, ये जापान में स्थित है फ्यूजियामा, और जापान का ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत है, तो डी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यसभा के संबंध में सत्य है। देखिए राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही। और यह केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है, बिल्कुल सही, क्योंकि राज्यों के हितों को बनाए रखने के लिए ही राज्यसभा की उपयोगिता है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किन में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होता है। तो भाग 9 की अगर हम बात करें तो ये आपका लागू नहीं होगा किसमें, मिजोरम में, नागालैंड में और मेघालय में, यहाँ पे लागू नहीं होगा, जबकि ओडिशा में लागू होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3। आगे भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित होती है, सर्वोच्च न्यायालय से। उसके माध्यम से जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। अगर भारतीय संसद ने कोई कानून बनाया है तो वो विधि की सम्मत है कि नहीं, कहीं मनमाना तो नहीं है, संविधान के खिलाफ तो नहीं है, मूल अधिकार के खिलाफ तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट भारतीय संसद के मनमाने रूप को रोकने का प्रयास करती है, अर्थात उसकी संप्रभुता को प्रतिबंधित करती है। आगे है 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी, तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। फिर उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यटन नीति 1948 में लाई गई थी, यह भी सही है। लेकिन दोस्तों हेरिटेज आर्क की अगर मैं बात करूं, हेरिटेज आर्क में आगरा आता है, वाराणसी आता है, लेकिन कानपुर नहीं आता, बल्कि लखनऊ आता है। कैसे आता है, अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश का कुछ मैप अगर यहाँ से, तो ये रहा आगरा, ये रहा लखनऊ और ये रहा वाराणसी। तो ये ए हो गया, ये एल हो गया, ये वी हो गया। तो कुछ इस तरीके से मिलान करने पे ये एक आर्क बन जाता है, अर्धचापाकार। तो इसलिए यही वाला गलत हो गया। इसमें आगरा, वाराणसी और लखनऊ होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत 2023 तक प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना है। तो तीसरा वाला गलत है, बाकी सभी सही है।
उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध बाल श्रम के उन्मूलन से है? तो नया सवेरा योजना, जो कि आपके 16 जून 2017 में शुरू की गई थी। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी, सही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई, यह भी सही। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, न कि 85। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921, सही है। तो सी वाला गलत हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। बिल्कुल, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है कि औसत तापमान पाता है, और यह कर्क रेखा के अधिक निकट है, तो कह सकते हो कि बिल्कुल कर्क रेखा के निकट होने की वजह से ही ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, पूरे भारत का नहीं, तो उत्तर प्रदेश में गोंड हो जाएंगे। गोंड सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए मिशन शक्ति अभियान के बारे में गलत कथन बताइए। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को हुई थी, ये तो सही है। इस अभियान का आरंभ बलरामपुर जनपद से हुआ था, यह भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो न तो पहला गलत है और न ही दूसरा गलत है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 11 जुलाई सन 2000 को की गई थी। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? ये सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में अवस्थित है। कहां पे? प्रयागराज में। आगे चलते हैं, यहाँ पे महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है, महान हिमालय को। तो आपसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है, तो देखो ये बात तो सही है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है, यह भी सही है। करागांडा लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है, नहीं मेरे भाई, ये यूक्रेन में स्थित नहीं बल्कि कजाकिस्तान में स्थित है, तो इसलिए तीसरा वाला गलत है। और यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो केवल सी वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात में निम्नतम स्थान किसका है? तो शिशु लिंगानुपात में बागपत का सबसे कम स्थान आता है, क्योंकि यहाँ पे 1000 बच्चों पर 841 बच्चियां हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल नगरीय संकुलों में सर्वाधिक किस जिले में स्थित है? तो जो सर्वाधिक है वो बिजनौर में। कितने हैं? 5 नगरीय संकुल हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका मुजफ्फरनगर, जहां पे 4 नगरीय संकुल हैं। तीसरे नंबर पे मथुरा आता है, जहां पे 3 नगरीय संकुल हैं। अब यहाँ पे दिए गए शब्दों को सार्थक रूप में चुनना है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है रीजनिंग, तो रीजनिंग तो देखो भाई मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये आपको बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको इजीली क्लास मिल जाती होगी, या आपने कोई पेड कोर्स लिया होगा या फ्री क्लासेस ली होंगी। क्योंकि यहाँ पे मैं रीजनिंग अगर आपको सिखाऊंगा तो एक बहुत लंबा टाइम खिंच जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस यही पढ़ना है। रीजनिंग को आपको अच्छे से तैयार करना है, 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो प्रॉपर हर एक चैप्टर को पढ़ के आपको जाना होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं और आगे। जो ये सारा का सारा सेगमेंट अभी रीजनिंग का चल रहा है, तो हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स पे, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू हो जाता है करंट अफेयर्स। मई 2024 में ईदा सीसा नोंगरेंग निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई है? तो भैया ये मेघालय की हुई है, और ये केवल राज्य छोड़ो, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा पहली बार हुआ है कि जहां पे किसी महिला को डीजीपी पद दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, मई 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एयरपोर्ट शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल, ध्यान देना, लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट हो गया? तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट हो गया, जो कि केरल में। ये क्या करते हैं, जितना भी इनके यहाँ अपशिष्ट होता है ये अपने ही एयरपोर्ट में जगह जगह पे लैंडफिल कर रहे हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की, कि मई 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 119 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो 39वां है, जबकि पहला स्थान यूएसए का होता है। मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते समय ये चीज बताई थी। मई 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बन गया है? तो ये हो जाएगा 99 नंबर पे जो देश आएगा वो आएगा स्पेन हो जाएगा। ठीक है, स्पेन। अगर मैं 100 नंबर पे बात करूं तो पराग्वे हो जाएगा, और अगर 101 नंबर पे बात करूं तो आपका हो जाएगा नेपाल। ठीक है, ये सभी इसके मेंबर बन चुके हैं। मई 2024 में बीबीसी के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन एक आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला विश्व का पहला देश हो गया? तो वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास एक आखिरी ग्लेशियर था, वो भी अब इसने खो दिया है। खोने का मतलब क्या हो गया, वो ग्लेशियर पिघल चुका है, मतलब कि इतना इंपैक्ट पड़ रहा है इस पे ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट है, मई 2024 में 10वें विश्व जल सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया, और इस सम्मेलन की जो विषय वस्तु थी, साझा समृद्धि के लिए जल।
तो देखो दोनों ही बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी। इंडोनेशिया में ही आयोजन हुआ था। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा दिया है? तो ये यूएई ने दिया है। किसने दिया है? यूएई ने। मई 2024 में किस बैंक के द्वारा भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा एचडीएफसी बैंक के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें तो मई 2024 में भारतीय वायुसेना के द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? आगरा में किया गया, जो कि पैरासूट पर आधारित होता है। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी के द्वारा जारी वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 के अनुसार भारत का विश्व के सौर उत्पादक देशों में कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा हो गया है। और इसने किसको पीछे छोड़ा है? जापान को पीछे छोड़ा है। किसको? जापान को। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें। मई 2024 में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर कहां लॉन्च किया गया? तो बाराबंकी में किया गया। और यहाँ पे भगौली गांव एक है, वहां पे जितने भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं, चाहे एलोवेरा, पुदीना, तुलसी, इन सभी को जो है कि लगाया जाएगा। तो ये भगौली गांव बाराबंकी में है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया? यूनिसेफ इंडिया के द्वारा तो ये किया गया है आपके करीना कपूर खान को। मई 2024 में मालती जोशी का निधन हो गया है। ये किससे संबंधित थी? ये साहित्य से संबंधित थी, मालती जोशी। मई 2024 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यूएनएफएफ के 19वें सत्र का आयोजन कहां किया गया? यूएसए न्यूयॉर्क में किया गया। नेक्स्ट है मई 2024 में डीआरडीओ द्वारा स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एक टारपीडो है। मई 2024 में किस देश में स्थित ईबू ज्वालामुखी भयानक विस्फोट हुआ? तो ईबू ज्वालामुखी आपके इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है मई 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वेस्ट नाइल फीवर से प्रभावित रहा? तो केरल हो जाएगा। आगे बात करते हैं 138 नंबर पे। फ्रांस में स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 159वां। और निम्नलिखित में से किस एक क्रिकेटर ने पुस्तक द विनर्स माइंडसेट लिखी है? तो ये जो पुस्तक है वो सेन वॉटसन की है। और लास्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, मई 2024 में जोस राउल मुलिनो के किस मध्य अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो ये हो जाएंगे आपका पनामा का हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारा टेस्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। और इसी तरीके से अब आपको रेगुलर टेस्ट मिलेगा। और मैं फिर से आपको सलाह दूंगा कि ये टेस्ट पेपर केवल कहने के लिए आरओ के लिए हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ यूपीपीसीएस के भी टेस्ट पेपर पढ़ने हैं। इन शॉर्ट कहूं तो अगर आप दोनों में से किसी भी एक एग्जाम की या दोनों एग्जाम की तैयारी करो तो आपको दोनों के टेस्ट पेपर पढ़ने हैं। यूपीपीसीएस के ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे जहां पर ये टेस्ट भी पोस्ट होते हैं। 20 टेस्ट पेपर मैंने ऑलरेडी करा दिए थे और इसका आज ये दूसरा टेस्ट भी हो गया। तो 22-23 टेस्ट पेपर आपके लिए इजीली अवेलेबल है और लगातार अब ये टेस्ट पेपर आते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और इसकी पीडीएफ वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल या फिर मैं बोल देता हूं आप इसे नोट कर लो, क्योंकि बहुत सारे अब हमारे नाम से ही फेक चैनल बनाए जा रहे हैं। ग्लांस एकेडमी ऑफिशियल अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जिसमें लगभग 13.6 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 13,000 से अधिक है, 13,500 से अधिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।